जय श्री कृष्ण। साथियों, मेरी टीम ने जैसा कि मुझे बताया कि आप सभी को हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही है। आपको बहुत पसंद आ रही हैं सभी वीडियोस। तो मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से आप ज्ञान का प्रचार करते रहिए और आपके जो समस्याएं हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको समाधान दिया जाएगा। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए आप पूछ सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शास्त्रों का ज्ञान हजारों सालों से लुप्त है, उसका एक अंश तक भी अगर आपके पास पहुंच रहा है तो यकीन मानिए वो समय दूर नहीं जब आपके सपने अधूरे नहीं होंगे, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इसीलिए ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सनातन मार्ग की तरफ बढ़िए और देखिए कैसे आपका जीवन झट से बदलता है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज की वीडियो पर। जब हम कुंडली को पढ़ते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि मेरे पास पैसा कब आएगा। मोस्टली लोगों का सवाल सबसे पहला यही होता है। लेकिन मैं आज आपको एक बिल्कुल अलग नजरिए से डिटेल्स देने वाला हूँ, जो शायद आपने पहले कभी सुनी या नहीं सुनी। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जिस धन की आप सबसे ज्यादा आपको नीड है, वो तो बस इस कलयुग के प्रभाव का एक हिस्सा है। असल में धन क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में धन का मतलब सिर्फ पैसा, जायदाद, गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि रूपी धन देता हूं, जिससे वे मुझे जान पाए। यानी कि जहां धन का मतलब बुद्धि यानी कि विवेक, समझ और दिशा भी हो गया। असल में हमारे शास्त्रों में धन 5 रूपों में आता है। सबसे पहला बुद्धि धन, यानी कि सही निर्णय लेने की शक्ति। दूसरा संतान धन, अच्छे संस्कारी बच्चों को जो कुल का नाम बढ़ाएं। तीसरा संतोष धन, कम में भी शांति का अनुभव। और चौथा भक्ति धन, ईश्वर में प्रेम और विश्वास। और लास्ट में पांचवा धन जो है वो है वित्तीय धन, जो जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये है असली रूप धन के। और आज मैं आपके धनेश की पोजीशन से आपको समझाऊंगा कि आपको धन अबव ऑल द एक्सपेक्टेशंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि उम्मीद से ज्यादा आपको वो चीज का सुख मिलता है कि नहीं मिलता आपके धनेश से। अब सोचिए, जब आपकी कुंडली में धनेश यानी कि जिसे हम सेकंड हाउस का लॉर्ड कहते हैं, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी, किसी विशेष भाव में बैठता है, तो वो केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा रहा, वो आपके जीवन में बुद्धि, भक्ति और संतोष जैसी पूंजी भी जोड़ रहा है। पैसा आएगा या नहीं, ये सिर्फ दूसरे भाव से नहीं देखा जाता। असल में पैसा तब आता है जब दूसरे भाव का स्वामी यानी धन का मालिक सही जगह पर प्लेसमेंट लेके बैठे। किसी भी कुंडली में धन का आना सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती, और ना ही सिर्फ ग्रहों की स्थिति देखकर हम उसके असर को पूरे तरीके से समझ सकते हैं। असली समझ तब आती है जब हम शास्त्रों से उस गहराई में उतरते हैं जहां हर भाव, हर ग्रह और हर योग का असली अर्थ छुपा होता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशल्यम, यानी जो कर्म में कुशल है वही असली योगी है। और बिना धन के ना घर चलेगा, ना धर्म टिकेगा। इसीलिए आज हम धनेश के कुछ बेहद खास स्थानों को समझेंगे। ऐसे घर जहां उसका बैठना जीवन को दिशा, दौलत और धर्म तीनों दे सकता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और अपनी सभी लोग लगन कुंडली खोल लें और एक पेपर और एक पेन अपने साथ लेके बैठें जब भी आप सुने।
क्योंकि जब तक आप इन वीडियोस को सुनते हुए अपने बारे में पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे और उसको बार-बार नहीं देखेंगे या फिर बार-बार वीडियो नहीं सुनेंगे, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा अपने बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके सेकंड हाउस का जो स्वामी है, वो लगन में बैठा है, तो इसका मतलब सीधा-सीधा है आपका पैसा और आपकी पर्सनैलिटी एक-दूसरे से जुड़ गए हैं। यानी अब आपकी पहचान, आपकी महत्वता, आपकी प्रेज़ेंस, इन सब का सीधा असर आपके धन पर पड़ेगा। आप अक्सर पैसा कमाने के लिए टेक्निक्स में लगे रहते हैं। आपका दिमाग हर वक़्त इस बात पर चलता है कि कहाँ से कितना कमाया जाए, कैसे उस पैसे को बचाया जाए, कहाँ इसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको नोट करनी चाहिए कि सिर्फ़ इतना कहना कि धनेश लगन में है, तो बहुत पैसा आएगा, ये आधी सच्चाई है। क्योंकि अगर वहीं धनेश कोई पाप ग्रह हो जैसे कि शनि और वो लगन में बैठकर कमजोर भी हो जाएं या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, तो पिक्चर उल्टी हो जाएगी। आप कहेंगे कि किताबों में तो लिखा है कि ये योग धनवान बनाता है, लेकिन मेरी जेब तो हमेशा खाली रहती है। तो यहाँ से खेल शुरू होता है। शनि की मूल प्रकृति अगर वो लगन में बैठ जाए, तो वहां पर उसको सपोर्ट ना मिले, तो ये इंसान को पैसे और पर्सनैलिटी दोनों में दबा देता है। कई बार तो ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि महीने का खर्चा तक नहीं निकल रहा, और इसका कारण यही होता है कि भले ही सही जगह पे बैठा हो, लेकिन उसकी दशा, दृष्टि और स्थिति कमजोर हो जाती है। ऐसे में ये योग तो है, लेकिन फल नहीं है, फलित नहीं है। और अगर वहीं धनेश लगन में बैठा है, स्ट्रांग भी है, बेनिफिक भी है, लेकिन ग्रहों की दृष्टि भी सही है और लग्नेश का संबंध भी बन जाए, तो क्या होगा? फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। ऐसे लोग अपने दम पर, अपने टैलेंट से, अपने आइडियाज से, चाहे वो किसी भी क्लास के परिवार से क्यों ना आए, पैसा कमाते हैं, नाम बनाते हैं और अक्सर सोसाइटी में सफल बिजनेसमैन या सेल्फ मेड पर्सन कहलाते हैं। खास बात यह है कि अगर लग्नेश और धनेश पंचम भाव से कहीं ना कहीं उनका संबंध बन जाए, कैसे बनेगा संबंध? कि जो पंचम भाव में राशि है, कहीं उनका नक्षत्र ना आ जाए उन ग्रहों का, ये किसी भी तरीके से संबंध बनता है पंचमेश पंचमेश से या पंचम भाव से, लग्नेश और धनेश का, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता और व्यापार का विशेष क्षमता मिलेगी आपको। और अगर लगन में एक से ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा इंसान प्रैक्टिकली हर फील्ड में सक्सेस पाता है, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, कंसल्टेंसी हो या कोई आर्ट बेस्ड प्रोफेशन हो। लेकिन एक और बहुत गहरा पॉइंट है, जिसे आप समझिए, नोट करिए अब आप इसको, कि लगन के लिए ये योग एक जैसा नहीं होगा। जैसा कि वृषभ लगन की बात करें, तो पंचम भाव में बुध की राशि बैठेगी, तो उसका स्वामी बुध होगा। और यहाँ बुध अकारक नहीं, बल्कि कारक माने गए हैं। बुध अगर लगन में बैठे हों या पंचम भाव से कहीं ना कहीं कनेक्शन हो बुध का, तो अच्छी डिग्निटी में है, तो ऐसा व्यक्ति जिस भी फील्ड में हाथ डालेगा, वहां से उसे सक्सेस मिलने लगेगी। मतलब आपका लग्न और धनेश और उसका संबंध, तीनों का खेल। अब कुछ लोगों की कुंडली में धनेश लगन में होकर बिगड़ गया तो, या नीच का हो गया तो, या शत्रु राशि में चला गया, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है पैसे की। ऐसे लोगों को बार बार लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, या इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक प्रैक्टिकल उपाय भी है, नोट करिए। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि मंगल और गुरु की स्थिति क्या है, क्योंकि मंगल उस घर का कारक है जहां गणेश बैठा हुआ है, और गुरु तो वैसे भी धन के मूल कारक ग्रह माने गए हैं। और इन दोनों का आप बल देना आप शुरू कर दीजिए, यानी कि इनसे जुड़े उपाय करें, इन्हें स्ट्रॉन्ग करें, तो कुंडली में फंसी हुई धन की ऊर्जा खुलने लगती है। अब आपका धनेश यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में ही बैठ जाए, खुद अपने ही घर में,
धन भाव में बैठा हो, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्वाभाविक धन योग माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रह अपने ही घर में जब होगा, तो उसे पूरा अधिकार है वहां पर राज करने का। चाहे वो डिग्री थोड़ी कम हो, कमजोर हो, या फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पर ही क्यों ना हो, तब भी वो अपनी शक्ति को पूरी तरीके से खोता नहीं है। उसमें अभी भी दम बचा है। बस जरूरत है उसकी सही दिशा में एक्टिवेशन की। अब आप सोचिए, सेकंड हाउस सिर्फ धन का तो नहीं है। ये आपके वाणी का, आपके बोलने के तरीके का, आपकी सोच का, आपकी छोटी-मोटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका भी घर है ये। परिवार का, सेविंग्स का, इन सब का घर है। अगर धनेश यहाँ पर बैठा है, तो आपका बोलने का तरीका तो बहुत प्रभावशाली होगा। आप जब भी 4 लोगों के सामने बोलेंगे, तो लोग ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे। चाहे वो ग्रह थोड़ा पापी ही क्यों ना बैठा हो, फिर भी आपकी वाणी में एक अलग शार्पनेस, एक चार्म तो है ही। अब एक और बात होती है कि इस योग में जब धनेश सेकंड हाउस में हो, तो इंसान अपने परिवार को हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि उसका परिवार एकजुट रहे। लेकिन अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा। क्या? अगर यही धनेश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, बहुत बुरी दशा में हो, डिग्री वाइज डेड हो जाए, या नक्षत्र से सपोर्ट ना मिल रही हो, तो साथ ही साथ कोई पाप ग्रह उस पर नजर गड़ाए हो, तो फिर पिक्चर बदल जाती है। क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पैसा सेव नहीं हो रहा, इन्वेस्ट नहीं हो रहा, और जो परिवार आप जोड़ना चाहते थे, वहीं से आपको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि इस घर में सब कुछ आप करते हैं, लेकिन तारीफ किसी और की होती है। लोग आपके बोलने को उतनी अहमियत ही नहीं देते, आपको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, आपकी वाणी की वैल्यू ही नहीं मिलती आपको, और धीरे-धीरे आपको अपने ही फैमिली में और आसपास के लोगों में एक अलग सी दूरी महसूस होने लगती हो। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर यही धनेश और बुरा हाल हो जाए, तो आपके पड़ोसियों, आपके आसपास के लोगों से भी रिश्ता खराब होने लगता है। ऐसा नहीं कि आपने उनका कोई नुकसान किया, फिर भी उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या पनपती है। ये वो गहराई वाली चीजें हैं जो सेकंड हाउस के खराब धनेश की वजह से आपके सामने आती हैं। उपाय चाहिए? कमेंट करिए आप हमारे को। जब आपकी कुंडली का धनेश यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में चला जाए, तो आप कैसे बनते हैं धनवान? पेपर और पेन आपने जो लिया हुआ है, अब इन पॉइंट्स को नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात कि तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, यानी आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके एक्शन लेने की क्षमता। और जब धनेश यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड तीसरे में बैठेगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि आपकी कमाई की लाइन, आपका धन सीधा सीधा आपकी मेहनत, आपके फील्ड वर्क और आपकी मेहनत की दिशा से जुड़ गया है। और यही वजह है कि इस स्थिति को कभी भी कमजोर मत समझिए। आपने ऐसे कई लोगों को देखा है जो फील्ड वर्क करते हैं, जैसे ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े लोग, होटल इंडस्ट्री से, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग, फूड इंडस्ट्री के लोग, या फिर ऐसे जो कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतारते हैं। इनके चारों ओर टीम होती है, मैनेजमेंट होता है, बाहरी दुनिया से काम होता है। ये सब थर्ड हाउस के क्लासिक उदाहरण हैं, और इन सभी की कुंडलियों में अक्सर धनेश तीसरे भाव में बैठा हुआ आपको मिलेगा, या किसी न किसी रूप से संबंध बनाता हुआ दिखेगा। अब एक बहुत गहराई वाली बात जिसको आपको समझना है कि तीसरा भाव भाग्य स्थान के ठीक सामने होता है। क्यों? क्योंकि खुद ब्रह्मा जी की व्यवस्था है कि जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, तब तक भाग्य भी चुपचाप बैठा रहेगा। भगवान भी तभी साथ देते हैं जब इंसान खुद खड़ा होता है। तो जब भी धनेश तीसरे भाव में बैठे, तो ये संकेत होता है कि अब आपको मेहनत करनी है, बिना किसी शॉर्टकट के, पूरी हिम्मत के साथ। जैसे कि आप ऐसे करते हैं कि वैसे ही आपका भाग्य भी धीरे धीरे आपकी मेहनत से मेल खाना शुरू कर देगा। यानी कि धन तभी आएगा जब पराक्रम का दरवाजा आप खुद खोलेंगे।
अब बात करते हैं कि तीसरे घर की, और ये घर होता है बुध का, और इसका कारक ग्रह कौन है? बुध खुद। फिर शनि, मंगल और सूर्य। अब अगर आपके धनेश इन ग्रहों के साथ बैठता है तो इनके शुभ प्रभाव में आते ही तो वो बहुत बेहतरीन धन योग बना देता है। लेकिन अगर यही धनेश इस भाव में बैठकर कमजोर हो गया, जैसे कि नीच का हो जाए या दुश्मन राशि में बैठ जाए या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाए, या फिर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपको एक खास बात दिखाई देगी। आप दिन रात मेहनत तो करेंगे पर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लोग कहेंगे कि अरे कितना काम करता है लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? और यही होता है जब धनेश थर्ड हाउस में बैठकर कमजोर अवस्था में आ जाए। तो अब एक बात को बहुत याद रखिएगा, हमेशा नोट कर लीजिए। धनेश का तीसरे भाव में होना अपने आप में खराब नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की मेहनत को सीधा धन से जोड़ रहा है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, सही दिशा में ही नहीं जाएंगे, या अपने उन ग्रहों को एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? मेहनत को तो, लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं, या अपने टैलेंट को बाहर लाया ही नहीं कहीं आपने, तो फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। तो फिर ये योग धीरे-धीरे आपको थका देगा, लेकिन जिस दिन आपने मेहनत को एक लक्ष्य दे दिया, उस दिन से ही भाग्य आपका साथ खड़ा हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन योग है, और जब धनेश तीसरे भाव में होता है और जब मेहनत सही दिशा में जाती है, फिर आपका हर काम गोल्ड में बदलता है, और यही असली राज है इस योग का। अब फोर्थ हाउस की बात करते हैं। ये बहुत खास स्थिति है, बहुत अच्छे से नोट करिएगा। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि आपका धनेश चौथे भाव में जाकर बैठेगा, अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि चौथा घर का सीधा जुड़ाव होता है आपके सुख से, आपके घर, आपकी माँ, वाहन, लग्जरी और मेंटल पीस, कंफर्ट जोन से। और जब धन का स्वामी यहाँ आकर बैठेगा, तो इसका असर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी सुख सुविधाओं की क्वालिटी पर पड़ेगा। आपने अपनी जिंदगी में मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा वाहन और एक कंफर्ट लग्जरी लाइफ जरूर बनाई होती है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी मेहनत का सुख और रुख हमेशा ऐसा रहे जिससे कि आपका घर परिवार, उसका कंफर्ट और उसका स्टेटस बना रहे। आपकी वाणी से, उसके बोलने के अंदाज से भी शांति और स्थिरता झलकती है। क्यों? क्योंकि धन और वाणी दोनों ही सुख भाव में है। अगर चौथे भाव और उसके स्वामी की दशा बहुत खराब ना हो, तो आप बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, और थर्टीज में आके तो एक स्टेबल और सेटअप वाली लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने को मिलती है। आप बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। आपके मन में हमेशा एक बात चलती रहेगी कि हम अपने होम टाउन में, अपने शहर में, अपने घर के पास रहकर की कोई काम करें। मतलब आप घर से दूर रहकर पैसा कमाना तो जानते ही हैं, लेकिन आपका दिल हमेशा ये रहता है कि घर के पास ही रहना है। यही वजह है कि आप रियल एस्टेट, होम बेस्ड बिजनेस या लोकल बिजनेस मॉडल्स में बहुत अच्छा करते हैं। अगर यही धनेश चौथे भाव में जाकर कमजोर हो जाए, तो फिर क्या होगा? नोट करिए। सबसे पहले असर पड़ेगा आपकी मानसिक शांति पर। मतलब आप बाहर से चाहे जितना भी सफल दिखें, लेकिन भीतर से बेचैनी, तनाव और एक असंतोष बना ही रहेगा। फिर धीरे धीरे इसका असर आपकी मांस के साथ रिश्तों पर पड़ेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े होंगे, बल्कि छोटे मोटे, छोटे छोटे मतभेद या मनभेद होंगे जो दूरी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी बनती है लेकिन टिकती नहीं है, गाड़ी होती है लेकिन सुकून नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, सुख होते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं होती। अगर धनेश चौथे भाव में है तो मजबूत है, तो आप बहुत जल्दी घर, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ हासिल कर लेंगे। एक शांतिपूर्ण सेटल्ड जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर वहीं धनेश कमजोर हो गया, या फिर उस पे राहु, केतु, शनि, मंगल जैसी दृष्टि पड़ गई, तो मेंटल पीस, माँ के साथ रिश्ते,
रियल एस्टेट से जुड़ी हुई डिसीजन में बहुत सावधानी रखनी होगी। यही इस योग का असली राज है। अब आपका धन भाव का स्वामी जो कि सेकंड हाउस का स्वामी है वो पंचम भाव में जाकर बैठेगा, तो यहाँ पर असली खेल शुरू हो जाएगा। ये योग उन लोगों की कुंडली में पाया जाता है जिन्होंने अपनी बुद्धि, एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग की मदद से लाइफ में कमाल की तरक्की पाई होती है। यानी आपने पढ़ाई, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर अचानक मन बन गया कि चलो अब जॉब की तैयारी करते हैं, और फिर एकदम वो जॉब आपको मिल भी गई, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप घुसे और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते गए चले गए। ये वही लोग होते हैं जिनका हर कदम फ्यूचर के लिए प्लान किया गया ऑलरेडी होता है, और यही वजह होती है कि धन और नाम दोनों मिलते हैं। अब जब धन भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो सबसे पहली चीज जो नजर में आती है वो होती है आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच आम लोगों से अलग होगी। फ्यूचरिस्टिक सोच वाले इंसान बन जाते हैं आप। मतलब आज आपने जो भी निर्णय लिया वो कल आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा ही होगा। 100% गारंटी है, और ये बहुत पक्की बात है। और एक चीज और जो आप नोट करिए, बार बार ये चीज देखी गई है कि आपकी वाणी, आपके बोलने की कला बहुत प्रभावशाली होगी। आपकी स्पीच में एक अलग ही वजन होगा। जैसे हमने पहले भी कहा था कि सेकंड हाउस से जुड़ा ग्रह अगर अपने ही घर में हो या फिफ्थ हाउस में चला जाए तो आपकी बातों में वो कशिश होती है जो सामने वाले को मजबूर कर देती है आपकी बातें सुनने में और मानने में। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है जिसे नोट करिए और समझिए कि अगर धन भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है, जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल, तो यहाँ बैठकर ये ग्रह आपकी मूल प्रवृत्ति को ही छोड़ेगा नहीं। ऐसे में आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि धन तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप, हेल्थ और इमोशनल लेवल पर नुकसान भी करेगा। पाप ग्रह फिफ्थ में बैठकर आपकी भावना को चोट पहुंचाते हैं, रिलेशनशिप में धोखा मिलता है। खासकर अगर राहु बैठा हो फिफ्थ हाउस में तो कमाल का दिमाग देगा, इंटेलिजेंस जबरदस्त देगा, लेकिन वहीं धोखे भी बहुत गहरे। और आपको ये लगता है तो ये तो काम तो 100% हो जाएगा, लेकिन वहीं पर अचानक किस्मत पलट जाएगी और राहु खेल खेल देगा। अब आखिरी में और सबसे सुंदर बात नोट करिए, धन भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, भले ही पाप ग्रह हो, लेकिन आपके लगन में कारकता रखता हो और फिफ्थ हाउस में अच्छा बैठा हो, तो फिर आपके धन का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। और एक कमाल की बात यहाँ देखी जाती है कि आपकी जो संतान है आपसे भी ज्यादा सफल हो सकती है। यानी आपने जो मेहनत की, जो पूंजी आपने बनाई, उस पर आपकी अगली पीढ़ी और ज्यादा ऊंचा नाम करेगी। ऐसे योग तो हम फ्यूचर जनरेशनल वेल्थ का भी योग मानते हैं। आपका सेकंड हाउस का स्वामी छठे भाव में अगर है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके लिए एक स्पेशल जानकारी इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, तो आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा उस डिटेल को। अब आपका जो धनेश है यानी कि धन भाव का स्वामी जाकर बैठता है सेवेंथ हाउस में, तो इसे बहुत बार बिजनेस के लिए फेवरेबल योग माना गया है। देखिए, नोट करिए, जब आपके धन का कारक ग्रह आपके जीवन साथी, समाज और व्यापार के घर में यानी कि सप्तम भाव में बैठेगा, तो इसका सीधा असर आपके बिजनेस पर आता है। अगर यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा है तो ये नहीं कहूंगा कि आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होगी। वहाँ थोड़े चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन वहीं अगर इस स्थान पर वो ग्रह बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाला रोल में बैठा है तो ये बहुत पॉजिटिव असर देगा। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक नहीं बल्कि मल्टीपल बिजनेस करते हैं, कई छोटे छोटे बिजनेस या फिर पार्टनरशिप में बड़े स्तर पर काम करते हैं। यही योग बनता है जब धनेश सप्तम भाव में बैठता है। अब यही प्लेसमेंट में कई बार विदेश यात्रा के भी योग बना देता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का दूसरा भाव यानी कि सेवेंथ हाउस में बैठा हो दूसरे भाव का स्वामी, और वो लोग अपनी
लाइफ में एक या एक से ज़्यादा बार विदेश यात्रा ज़रूर करते हैं। ये यात्राएँ कभी बिज़नेस के कारण होती हैं, तो कभी पर्सनल वजहों से, लेकिन होती ज़रूर हैं। इसके अलावा एक मजबूत और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लैंड वाली प्रॉपर्टी जिसमें खाली लैंड हो, खासकर ज़मीन से जुड़ी हुई जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको भी 7th हाउस से देखा जाता है। और अगर यहाँ धनेश बैठ जाए तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शुभ स्थिति मानी गई है। इसका सीधा मतलब है कि आप जमीन से जुड़ी प्रॉपर्टीज में कुछ अच्छा करने वाले होते हो, वहां से पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के योग बढ़ते हैं। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा और नोट भी कर लीजिए कि अगर वही धनेश इस घर में जाकर कमजोर हो गया पाप ग्रहों से, या किसी भी तरीके से वीक हो गया, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आ गया, तो फिर थोड़ी टेंशन वाली बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वहां आपका बिजनेस ब्लॉक होने लगेगा, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन आ जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ में स्ट्रेस आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो समाज में अपनी एक इज्जत और मान सम्मान बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी अड़चने आने लगेंगी। लेकिन इसीलिए ये स्थिति हमेशा डिपेंड करती है कि धनेश कौन सा ग्रह है और वो किन राशियों में बैठा है और किस ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रांग ग्रह है और अच्छे इफेक्ट दे रहा है, तो समझ लीजिए बिजनेस, यात्रा, प्रॉपर्टी, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा आपका। आपका धनेश अगर कहीं ना कहीं अष्टम भाव में आ जाए, तो ये बहुत ही मिस्टीरियस प्रॉब्लम और सिचुएशन में बन जाएगा। तो आपके लिए भी पूरी डिटेल इस वीडियो के अंत में है, उसको बहुत अच्छे से गहराई से समझिएगा और उसके बाद आप मुझसे कनेक्ट करिएगा। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन रेमेडीज आपको दूंगा। अब बात करते हैं कि जब धन भाव का स्वामी धन के मालिक ग्रह यानी कि नवे भाव में बैठे, तो वो कैसे आपकी कुंडली में महाधन योग बनाता है, नोट कर लीजिए अब आप। ये योग इतना दमदार होता है कि क्लासिकल ग्रंथों में इसे महाधनी योग तक कहा जाता है। और हाँ, चाहे आपका जन्म कितना भी गरीब परिवार में क्यों ना हुआ हो, चाहे हालात शुरू में कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना रहे हों, अगर ये योग बन रहा है तो आपका भाग्य आपको जरूर उठाएगा। और ऐसा उठाएगा कि अचानक से धन मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या पैसा आंखें बंद करके मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। धनेश का नवे भाव में जाना भाग्य को धन कमाने के लिए सपोर्टिव बनाता है, लेकिन मेहनत और कर्म का हिस्सा फिर भी आपका ही होगा। अब आइए थोड़ा और डिटेल में इसको डीपली समझते हैं। धनेश अगर बहुत वीक होकर नौवे भाव में बैठा है, जैसे कि नीच का होके, शत्रु राशि में होके, या पाप ग्रहों से ग्रसित होके, तो फिर ऐसा इंसान अक्सर शिकायत करता हुआ मिलेगा कि हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो सिर्फ योग बना है, इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% फल देगा। ग्रहों की दशा, स्थिति और बल जरूरी है। वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये भी बहुत जरूरी है। एक चीज जो लगभग हर कुंडली में कॉमन देखी गई है, वो है आपकी वाणी या कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना। आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, एक्सप्रेशन, कन्वर्सेशन की ताकत जो है, वो इतनी जबरदस्त हो जाती है कि लोग आपके कहे हुए पर भरोसा करने लगते हैं। और ये भरोसा आपको पैसा कमाने में बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में कंटेंट और कम्युनिकेशन ही करेंसी बन गया है। आखिरी और बहुत जरूरी बात, नौवे भाव और धन भाव के स्वामी से जुड़ी हुई, नोट करिए। आपके लिए देश विदेश की यात्राओं के दरवाजे खुलेंगे, और ना सिर्फ यात्रा, बल्कि ऐसा कि आप विदेशों में जाकर सेटल भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, विदेश में कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाए। और ये योग बताता है कि आपके भाग्य में लकी टर्न्स और गोल्डन चांस मिलते हैं, और जब आप मेहनत के साथ उन मौकों को पकड़ते हैं, तो आपकी आर्थिक ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है। यही वजह है कि धनेश का नौवे भाव में बैठना एक ऐसा योग है जो आपको आपकी क्लास को तक बदल देता है।
बशर्ते आप इसमें इसे पहचानें और उस पर काम करें, मेहनत करें, कर्म करें। जब आपका धन भाव का स्वामी यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में बैठेगा, तो ये योग तो बहुत खास बनता है। इस स्थिति में आपको मेहनती तो ज़रूर कहा जाता है, लेकिन उसके साथ-साथ आपका जिद्दी स्वभाव भी सामने आएगा। आप किसी भी काम को आधा छोड़ना पसंद नहीं करते। आपके अंदर से ये जज़्बा होता है कि बस जो ठान लिया, वो तो करके ही दिखाना है। कई बार आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनल रिलेशंस को भी पीछे छोड़ देते हैं, बस इसीलिए आपका टारगेट, आपका गोल पूरा हो जाए। और ऐसा देखा भी गया है कि आप जैसे ही किसी लक्ष्य को तय करते हैं, तो आप उसे जल्दी पकड़ भी लेते हैं। लेकिन पकड़ना ही नहीं, आप उसके लिए किसी भी हद तक जाने की क्षमता रखते हैं। रात-दिन एक कर देते हैं, मतलब काम में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन वहीं अगर यही धन का स्वामी यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 10वें भाव में जाकर कमज़ोर हो जाए, तो कहानी पूरी बदल जाती है। ऐसे में ये देखा गया है, जो मेरी रिसर्च है, कि आप बहुत मेहनत करेंगे, बिज़नेस करेंगे, जॉब में लगे हुए हैं, लेकिन एक जगह आकर आप रुक जाएँगे। जैसे किसी सीलिंग ने आपको बाँध दिया हो। आप ये महसूस करते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे? हम वहीं के वहीं क्यों फँसे हुए हैं? ये सब आपकी सोच है और सच में कई बार आप नीचे गिर भी जाते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा पाते। दिलचस्प बातें ये हैं कि आपका स्वभाव फिर भी बहुत अच्छा है, आप दूसरों से प्यार करते हैं, अपनी फ़ील्ड में भी आप काबिल हैं, लेकिन फिर भी समाज में जो नाम, शोहरत, इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो मिलने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में असली परेशानी आपकी मेहनत नहीं, उस ग्रह की स्थिति है, जो आपके सम्मान और ग्रोथ को रोक रही है। इसीलिए सही समय पर सही उपाय इस स्थिति से आपको बाहर निकालेगा। बहुत खास भाव, खास जानकारी केवल आपके लिए और स्पेशली भृगु ज्ञानवाणी पर। अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जाकर आपके 11th हाउस में बैठ जाए, तो इसे हम महाधन योग कहते हैं और ये कोई किताबों की बातें नहीं हैं। मैंने खुद कई लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखा है और साफ-साफ ये चीज़ मेरी रिसर्च में सामने आती है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। ये सिर्फ कमाते ही नहीं बल्कि उस पैसे से पैसा भी बना लेते हैं और मतलब सभी जगह इन्वेस्ट करना, टाइम पर डिसीजन लेना और इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स बनाना, ये इनकी खूबी होती है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, लेकिन जैसे-जैसे ये अपनी लाइफ में डिसीजन लेना शुरू करते हैं, वैसे-वैसे पैसा इनके पास आता चला जाता है, इनका पैसा रुकता नहीं, टिकता है और बढ़ता भी है। बहुत ही मिरेकल वाला भाव है ये। अब बात आती है आपकी प्रॉपर्टी की, तो देखिए, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जो भी होगी वो बहुत रिच और हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी होगी। यानी ऐसा नहीं कि 4 प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन कोई वैल्यू नहीं, बल्कि एक ही प्रॉपर्टी जो लेंगे, ऐसी जगह जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। मतलब कम लेकिन दमदार। और ऐसे लोगों की लाइफ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि सक्सेस थोड़ी देर से आएगी, लेकिन जब आती है तो एकदम ज़बरदस्त हिट होती है। अब यही सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाकर कमज़ोर हो गया, तो ये दोनों जगह पर पैसे की सेविंग्स और कमाई दोनों पर असर डालेगा। यानी ना तो पैसा आएगा और अगर आ भी गया तो ऐसा चला जाएगा कि आप उसे बचा नहीं पाओगे और उससे कोई और पैसा बना नहीं पाओगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पैसा आने के बावजूद कहीं न कहीं वो लीक हो जाता है। आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात ज़रा और गहराई से समझिए, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कहीं न कहीं शनि बन गया और वो जाकर 11वें भाव में बैठ जाए, तो उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके लगन पर। और ये
चीज कई बार आपको बहुत परेशान कर देती है। क्या होता है इसका असर? आपको ऐसा लगने लगता है कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाया, लाइफ रुक गई, कुछ करने का मन ही नहीं है, चीजें डिले होती चली जाती हैं, प्लान्स जो बनते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते। अगर कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पैसा रुक जाए, काम डिले हो जाए, मन टूटने लगे, तो एक बार अपनी कुंडली मुझसे जरूर चेक करवा लेना। हो सकता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11वें भाव में बैठा हो, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जो स्वामी हैं, जो वो ग्रह हैं, उनके नक्षत्रों में कोई कमी आ रही हो, वो कमजोर हो रहे हों, या उन पर कोई गलत दृष्टि डल रही हो। तो बस याद रखिए, अगर ये योग मजबूत होगा तो आपकी किस्मत की चाबी बन जाएगा, लेकिन अगर कमजोर होगा तो पैसा होकर भी हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए समझदारी से चलिए और अपनी कुंडली के इस योग को अच्छे से समझिए। अब आपके धन भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो आपके लिए बहुत एक स्पेशल नोट है कि देखिए, धन भाव और जो द्वादश भाव है वो खर्च का भाव है। इसीलिए आप लोगों के लिए डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंत में है, आप वहां जाइए और सुनिए। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस पूरी वीडियो में हमने धनेश के कुछ विशेष भावों में होने की बात की है, जहां वो आपकी कुंडली में उम्मीद से भी ज्यादा धन प्रदान करता है। लेकिन मैंने छठे, 8वें और 12वें भाव यानी कि त्रिक भावों का जिक्र नहीं किया, उनके डिटेल्स नहीं बताई। अब आप सब कमेंट में पूछेंगे कि ऐसा क्यों? मैंने वैसे बताया है कि आप सभी लोगों के लिए वीडियो के इस पार्ट में जो आप सुन रहे हैं, इसमें डिटेल दे रहा हूं। क्या हमें कभी धन मिल ही नहीं सकता? ऐसी सिचुएशन में बार बार जिनके भी धन भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में होता है, तो उनके यही सवाल होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि धनेश त्रिक भावों में आपको अच्छा फल देंगे। ये धन सुखदायी नहीं होता, ये धन उद्वेगदायी होता है। और जब धन में ही अशांति आ जाए तो उस धन का क्या अर्थ? ये शास्त्रों का सीधा ज्ञान है। धन के साथ जब भी शुद्धि और सेवा के भाव ना हो तो वो धन रोग बन जाता है। ये था पहला कारण। दूसरा कारण, कर्म फल का गहरा सिद्धांत। शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र यत्र भावेश लघु स्थित तत्र तत्र पीड़ा भविष्यति। यानी जिस भाव में गलत ग्रह या स्वामी बैठ जाए, वहां पीड़ा की संभावना रहती है। अब धन भाव का स्वामी अगर इन त्रिक भावों में हो तो वो ये बताता है कि आपका धन पूर्व जन्म के कुछ अधूरे कर्मों से जुड़ा हुआ है। शायद आपने किसी का हक छीना, किसी की मेहनत का फल ले लिया आपने, या किसी को आर्थिक पीड़ा दी हो। अब वो कर्म इस जन्म में आपको ये दिखा रहा है कि धन मिलेगा पर चैन नहीं मिलेगा। तीसरा कारण क्या है कि ये भाव तप का क्षेत्र है, लाभ का नहीं। यहां से व्यक्ति सीखता है धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि विवेक, त्याग और आत्मबल भी होता है। और अगर धन के स्वामी यहाँ बैठे हों तो व्यक्ति को भले मटेरियलिस्टिक रिचनेस ना मिले, पर एक गहरा आध्यात्मिक मोड़ जरूर मिलता है। और उसके लिए सहन शक्ति, उपाय और शुद्ध जीवनचर्या बेहद जरूरी है। और जो कि मैं आज सभी को बताऊं कि आपको धन, जी हाँ, धन यानी पैसे की प्रॉब्लम है, आप साधना करना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली ये बताएगी कि क्या आपको धन के लिए, वैभव के लिए ऐसी कौन सी लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए जिससे कि चाहे आपका धन भाव का स्वामी त्रिक भावों में ही क्यों ना हो, आपको लाभ अवश्य होगा। अब बहुत लोग पूछेंगे, तो क्या जिनका धन भाव का स्वामी त्रिक भावों में है, क्या उनके पास कभी पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए विशेष प्रयास, विशेष तप और विशेष
शास्त्रोक्त उपायों की जरूरत होती है, जिन्हें अगर सही भावना और नियम से किया जाए तो वो त्रिक भावों को काट सकते हैं, उसे शक्ति में बदल सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, पर सही कर्म सही दिशा में है। तो जिनका भी धनेश छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो घबराइए मत। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से शास्त्र सम्मत उपाय हैं, तो आपको इन त्रिक भावों को भी धन और संतुलन का स्तोत्र बना सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कुंडली के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी लक्ष्मी वैभव प्राप्ति की साधनाएं हैं जो आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कर सकते हैं। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई कोई भी इंसान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, सब कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र आज की डेट में 60 साल से ऊपर ही क्यों ना हो, आपको इस अपनी एज में भी लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है साधनाओं के जरिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन को सिर्फ पैसे की नजरों से मत देखिएगा। धन वही है जो आपके भीतर संतोष, बुद्धि और भक्ति भर दे। श्री कृष्ण की तरह सोचिए, जो आपको जोड़ दे ईश्वर से, उद्देश्य से और आत्म सुख से, वही सच्चा धन है। अगर ये बातें आपको हेल्प कर पाई तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आज आप सभी से, जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो पर मुझे एटलीस्ट 500 लाइक्स चाहिए, तो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आप सभी के लिए कुछ ऐसे गुप्त उपाय लेकर आऊंगा जो आप सभी को बहुत हेल्प करेंगे अपनी धन की समस्या से दूर करने के लिए। लेकिन उसके लिए इस वीडियो पर आपको एटलीस्ट 500 लाइक्स जरूर करने होंगे, ताकि आप अपने ज्ञान पर खुद मोहर लगा सको। शेयर करिए ताकि किसी और की आंखें खुलें, और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। सुख शांति और सच्चे धन से भरा रहे आपका जीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुण और शास्त्रों में वर्णित ज्योतिष के सच के साथ, जो सच आज के समय में आपको कोई नहीं दे रहा। जय श्री कृष्ण।